नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी भाग 2। इस प्रश्नोत्तरी में भी आपको 20 प्रश्न मिलेंगे जो पूर्ण रूप से आधारित होंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं पर। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच हो उन्हें कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच हो उन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन क्यों इन्हें कहा जाता है? क्योंकि ये वर्गों में होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो एक वर्ग में 5 और कुल 5 वर्ग हैं, तो ये इनकी कुल संख्या हो जाएगी 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 25। अब आते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्श यानी ये स्पर्श संघर्षी तो जो हैं वो स्पर्श व्यंजन तो होंगे ही। ठीक है, इन्हीं 25 में से ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होंगे। अब इसमें संघर्षी लगा है, तो संघर्ष मतलब इनको बोलने में हमें संघर्ष करना पड़ता है थोड़ा। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपका होता है च वर्ग। च वर्ग के जितने भी आपके व्यंजन हैं वे सभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनको बोलने में हमारी जिह्वा को थोड़ा बहुत क्या करना पड़ता है? संघर्ष। ठीक है, अब इसी के साथ एक होता है संघर्षी व्यंजन। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि संघर्षी और स्पर्श संघर्षी, कई बार हम इसको एक ही मान लेते हैं, लेकिन जो संघर्षी व्यंजन है वो ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं। और उसमें कौन से आते हैं? तीनों स और ह। ठीक है, तो इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद है प्रकम्पी व्यंजन। तो जो प्रकम्पी व्यंजन है इसे एक नाम से और जाना जाता है, वो है लुंठित व्यंजन। ठीक है, और वह होता है र। र क्या है? लुंठित व्यंजन या प्रकम्पी व्यंजन इसको कहा जाता है। और अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बता दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? अब देखिए यहाँ पे हिंदी शब्दकोश में पूछा है, हिंदी वर्णमाला में नहीं। ठीक है, अगर हिंदी वर्णमाला में पूछा जाता तो इसका जो उत्तर है वो कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे बात की गई है हिंदी शब्दकोश की। हिंदी शब्दकोश यानी डिक्शनरी ऑर्डर में। तो डिक्शनरी ऑर्डर में जितने भी ये संयुक्त वर्ण होते हैं, ठीक है, ये त्र हमारा क्या है? संयुक्त वर्ण है। ये किस किस से मिलके बना होता है? तो आधा प्लस र, तो ये त्र बनता है। तो जो हमको शब्दकोश है हिंदी का, उसमें हमको जो त्र है वो देखने को मिलेगा तो के बाद। किसके बाद? तो के बाद हमको देखने को मिलेगा त्र। ठीक है, ऐसे ही जितने भी हमारे जो संयुक्त वर्ण हैं वो जिससे मिलके बने होते हैं उसी के तुरंत बाद देखने को मिलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न है, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? अब आपको इनका अर्थ देखना है, मंदिर और मंदिरा। तो देखिए, मंदिर हम पूजा घर कह सकते हैं या देवालय भी कह सकते हैं, लेकिन जो मंदिरा है इसका अर्थ होता है घुड़शाला या अश्वशाला। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवालय और अश्वशाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक पश्चिमी हिंदी की बोली है? अब पश्चिमी हिंदी की बोली, अब देखिए ब्रजभाषा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब देखिए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीन है पूर्वी हिंदी की बोली। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? पूर्वी हिंदी की बोली हैं। लेकिन ब्रजभाषा क्या है? ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी की एक बोली। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है?
संस्कृत, नेपाली, मराठी, ये सभी। तो ये सभी लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए, उपसर्ग हमें क्या पता है, शब्दांश, ऐसा शब्दांश होता है जो शब्द के आगे लगा होता है, और प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगा होता है। अब देखिए उपसर्ग, हम इसमें देखते हैं संस्कार में सम उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है, प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग है, लेकिन प्रश्न में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो हमको बताना था जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द है। अब आपको इसमें योगरूढ़ बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि योगरूढ़ होता क्या है। देखिए, शब्द जो हैं रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यौगिक शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं। और योगरूढ़ ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु उनका अर्थ विशेष होता है। अब देखिए, जैसे पीला, क्या हम पीला को हम इसके खंड कर सकते हैं, इसके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है, ये रूढ़ शब्द है। अब ऐसे ही देखिए, पर के भी हम सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रूढ़ शब्द हो जाएगा। विद्यालय 2 शब्दों के मेल से बना है, विद्याधन आलय, तो ये भी क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, जलज का अर्थ होता है जल में जन्मा हुआ, अर्थात कौन, कमल, ठीक है। तो ये क्या है, 2 शब्दों के मेल से तो बना है लेकिन एक विशेष अर्थ देता है, तो ये हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। आपको ध्यान देना है, जितने भी बहुब्रीहि समास आपने पढ़ा होगा, तो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वे सभी योगरूढ़ शब्द में आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब आपको बताना है यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द। अब हम कैसे पहचानेंगे, या तो इन शब्दों के आगे हम कोई विशेषण प्रयोग करेंगे, या फिर इनको हम एक वाक्य बनाएंगे, वाक्य में हम इनको प्रयोग करेंगे। अब देखिए, संकल्प किया जाता है या संकल्प की जाती है, किया जाता है, संकल्प किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। उत्साह होता है, ठीक है, तो उत्साह बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाती नहीं है, तो बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। चक्रव्यूह रचा जाता है, तो ये भी पुल्लिंग। मृत्यु होती है, ना कि मृत्यु होता है, तो होती है, तो ये क्या हो जाएगा, मृत्यु, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। आपको बताना है इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अब देखिए, समाचार, हस्ताक्षर और दर्शन, ये 3 ऐसे शब्द हैं इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, लेकिन प्रत्येक क्या है, ये एक वचन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त विशेष्य क्या है। अब देखिए, जटिल क्या है, विशेषण क्या होता है, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और विशेष्य क्या है, विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहा जाता है। अब देखिए, जटिल दृष्टि, जटिल प्रश्न, जटिल समस्या, जटिल स्थिति। अब देखिए, किसके साथ उपयुक्त यहाँ पे ये हो रहा है, जटिल समस्या होती है, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समस्या, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जटिल समस्या। अगला प्रश्न है, जब भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं आता है तो उस पत्र की याद दिलाते हुए ध्यानाकर्षण हेतु जो पत्र भेजा जाता है वह कहलाता है। अब वह क्या कहलाता है, देखिए, परिपत्र, संकल्प, ज्ञापन या अनुस्मारक। तो ऐसा पत्र कहलाता है अनुस्मारक, अर्थात रिमाइंडर, ठीक है। अगला प्रश्न है, खबरों के दृश्य न मिलने तक एंकर द्वारा मिली जानकारियों के आधार पर दर्शकों को सूचना देना कहलाता है।
अब देखिए, खबरों के दृश्य जब तक नहीं मिलते हैं तब तक एंकर द्वारा जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर सूचना देना कहलाता है ड्राई एंकर। क्या कहलाता है? ड्राई एंकर। अब यहाँ पे देखिए एंकर बाइट। एंकर बाइट का अर्थ होता है एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या फिर कथन दिखाकर प्रामाणिकता देना, यह कहलाता है एंकर बाइट। एंकर विजुअल क्या होता है? घटना दृश्य के साथ सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाना एंकर विजुअल कहलाता है। और लाइव, आपको पता है लाइव का अर्थ होता है खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? अब देखिए, सभी रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला था 1973 में आलोक पर्व के लिए। किसके लिए? आलोक पर्व के लिए। अगला प्रश्न है, नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए, नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ है दीर्घ मेल, लघु मेल, क्षणिक मेल या विस्तार मेल। तो नदी नाव संयोग का अर्थ होता है क्षणिक मेल। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भक्तिन किसका प्रसिद्ध, और यहाँ पे इसकी विधा बतानी है क्या है। ठीक है, अब देखिए भक्तिन आपको पता है महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा और संस्मरण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहले वाली क्रिया क्या कहलाती है? अब देखिए, एक क्रिया उसी समय तुरंत उसी समय समाप्त हुई है और वो दूसरी क्रिया हो रही है, तो फिर ऐसे में पहली क्रिया क्या कहलाती है? पहली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह खाना खाकर पढ़ाई करने लगा, तो वह खाना खाकर क्या हो जाएगी इसमें? पूर्वकालिक क्रिया, अर्थात एक कार्य समाप्त होते ही दूसरे कार्य में लग जाना। ठीक है, तो ऐसे में जो पहला वाला कार्य है वह कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है, देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत निहित हैं? तो ये पांचों जो संधियां हैं ये होती हैं स्वर संधि। ठीक है, ये क्या होती हैं? स्वर संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आदित्य, मार्तंड, तरणी और तरणी। देखिए, आदित्य होता है, मार्तंड भी होता है। अब देखिए तरणी, जब छोटी ई की मात्रा होती है तो इसका अर्थ होता है सूर्य, लेकिन जब बड़ी ई की मात्रा होती है तो फिर इसका अर्थ हो जाता है नाव। ठीक है, जब बड़ी ई की मात्रा होती है तब इसका अर्थ होता है नाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरणी सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब छोटी ई की मात्रा होगी तरणी में तो इसका अर्थ होता है सूर्य, और जब बड़ी ई की मात्रा होगी तो इसका अर्थ होता है नाव। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया जून 1955 में। बी.जी. खेर अर्थात बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में जून 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, गलता लोहा नामक कहानी के लेखक कौन हैं? ठीक है, शेखर जोशी, मन्नू भंडारी, हरिशंकर परसाई और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो गलता लोहा नामक कहानी के जो लेखक हैं वो हैं शेखर जोशी। ठीक है, इस कहानी के माध्यम से शेखर जोशी जी ने समाज के जातिगत विभाजन पर टिप्पणी की है, और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं
इसमें एक निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन होता है और एक धनराम लोहार होता है। तो ये इसके मुख्य पात्र हैं और यह कहानी लिखी गई है शेखर जोशी जी द्वारा। ठीक, ये थे आज के आपके 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।